वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट 10+1 का कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ हम प्रैक्टिकल्स हैं, आप भी करके देखना अपने घर पे, मज़ा आएगा। कुछ खास नहीं चाहिए, पोटैटोज चाहिए, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स चाहिए आपको, डिब्बा, और कुछ स्क्रूज चाहिए आपको। एक स्क्रू मैंने लगा दिया ऊपर, इसके ऊपर फिट करते हैं एक और पोटैटो को। और आज आपको पपेट डांस दिखाएंगे। अब ये 2 स्टिक्स लेनी है, लंबी लंबी लेनी है बेटा, झाड़ू की हैं, चलेगी। चलो अब इनको लगाइए इनके साइड पे टेढ़ा, और ऑलमोस्ट सेम एंगल पे एक और स्टिक लगाइए बेटा। नीचे की तरफ को ज़्यादा जाना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एंगल पे अपने आप लगा सकते हैं। अब आपको नीचे 2 पोटैटो और अटैच करने हैं और इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मैंने अप्रॉक्सीमेट सेम साइज के चूज कर लिए हैं। चलो इनको अटैच करते हैं नीचे, और एक इधर। अब नीचे इसका मैं लगाऊंगा 1 पाउंड, ठीक है, सिंगल। ये हो गया हेड, ये हो गया ट्रंक, ये हो गई आर्म्स, और ये हो गई इसकी लेग। एक लेग का बंदा है बेटा, वैसे तो 2 पे खड़ा करोगे ना तो भी खड़ा नहीं होता बेटा। देखते हैं 1 पे खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ये ना बीच वाला जो पोटैटो है ना, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया था। इतना बड़ा मत यूज़ करो, छोटा यूज़ करो। तो अब ये एक टांग पे भी खड़ा हो सकता है। अगर मैं इसको गिराने की कोशिश भी करता हूँ, ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। एक टांग पे टिक सकता है। वैसे 2 टांगें भी लगा देंगे ना आप, वैसे किसी पोटैटो को ना 2 टांग लगा देंगे अगर, तो भी नहीं टिकता। इसको अगर मैं 2 टांगें लगा दूँ तो भी ये नहीं खड़ा होता, लेकिन हमारे वाला जो है वो एक टांग पे खड़ा था। ये किसी भी तरह से नहीं रुक सकता। इसके पीछे आज का कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। अभी और वीडियोस है, पहले कुछ और एक्टिविटीज़ है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे। सेकेंडली आज हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं ड्रिंकिंग डक। जब 11th क्लास का सिलेबस शुरू हुआ ना, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था ये। इसमें आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे एक पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ग्रीन कलर का। जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा पानी ऊपर की ओर, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास, उसी पे बेस्ड है ये। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज होता है, तो बाकी डिटेल में बाद में समझाऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, इसका मास ज़्यादा ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया, और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज होने के कारण फिर ये अपने आप टिल्ट हो जाएगा। थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, मौसम आजकल ना बारिश का है तो थोड़ा सा धीरे चलता है। पंखा 1 मिनट ऑन कर दूंगा, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। यहाँ पे ना पानी जो है वो इवेपोरेट होना चाहिए। पानी ये ग्लास से लेता रहता है अपने आप, तो पानी जैसे जैसे पिएगा, यानी इसका जो ये नेक है ठंडा होता रहेगा, इस तरह चलता रहता है बेटा। फिर वापस आना शुरू हो जाएगा नीचे से लिक्विड। बाकी मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बाकी समझाऊंगा कैसे होता है। ये चढ़ना शुरू हो गया पानी ऊपर को, ये पानी राइज होना शुरू हो गया ऊपर, और ये नीचे गिरने वाला है अब। यानी इसका जो मास है वो शिफ्ट होता रहता है, कभी इधर कभी ऊपर, कभी इधर कभी ऊपर, लिक्विड के शिफ्ट होने के कारण। लिक्विड मूव करता है, उसके कारण इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज होता है। बस एक्टिविटी नंबर 3 आज के टॉपिक को शुरू करने के लिए। ये वैसे तो प्लास्टिक का बना हुआ है, पर कुछ इसमें से आवाज़ आ रही है क्योंकि इसके यहाँ पे ना 2 आयरन के पीसेस डाले हुए हैं। बाद में समझाऊंगा क्यों डाले हैं। एक ये पीस है, एक इधर भी है इसी तरह का। इसकी भी खासियत है एक बेटा, खासियत ये है कि ये भी अपनी बीक पे खड़ा हो सकता है, ऐसे गिरता नहीं है।
घुमा सकते हो कैमरा ऊपर, अपनी बीक पे खड़ा हो सकता है, गिरता नहीं है। इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट आज का जो डिस्कस करना है हमने, सेंटर ऑफ मास। टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एप्लीकेबल टू योर रूटीन लाइफ, बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पे। चलिए, ये अभी है एक एम्प्टी कैन, खाली है अंदर से। इसका मोशन देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं थोड़ी सी दाल। फिर से इसका मोशन देखते हैं क्या होगा। कुछ नोटिस किया आपने? थोड़ा सा इंक्लिनेशन अगर मैं कम भी कर दूं तो ये रुक भी जाएगा। इतने इंक्लिनेशन पे रुक रहा है, चला नहीं। लेकिन अगर ये खाली होगा तो इसी इंक्लिनेशन पे चलेगा। करके दिखाता हूं। ये मैंने इतना इंक्लिनेशन दे दिया इसको, बॉक्स भी रुका हुआ है। अगर मैं इसको खाली कर दूं तो इसी इंक्लिनेशन पे ये नहीं रुकता। अब नहीं रुकेगा। दाल वापस डाल दें सेम इंक्लिनेशन पे, इट कैन रिमेन स्टेशनरी। थोड़ा हिलाना है, दाल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना बराबर। अब आप छोड़ देंगे, यही रहेगा। और ऊपर उठाया और ऊपर उठाया और ऊपर उठाया, अभी भी नहीं चला, अभी भी नहीं चला। यहाँ पे चलना शुरू हुआ लेकिन उस तरह से फ्रीली मूव नहीं कर रहा। अगर मैं इसको खाली करके छोड़ता हूँ इसी इंक्लिनेशन पे, इतना सा ऊपर उठाया था ना मैंने, अभी तो ये बाग के बहुत दूर तक जाता है। देखो, दाल डाली हुई थी, यहीं पे आके रुक गया। अगेन आज का कॉन्सेप्ट जो यूज करने वाले हैं इसमें, सेंटर ऑफ मास। अब एक्टिविटी नंबर 5, ये हैमर का हैंडल है वुड का। ये इसका आगे वाला पीस जो है आयरन। इस पे मैंने ना 5 निशान लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। मैंने इसको ना बैलेंस करना है उंगली के ऊपर, एक उंगली पे खड़ा करना है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में कि 5 पे बैलेंस होगा, 4 पे बैलेंस होगा, 2 पे बैलेंस होगा, 3 पे बैलेंस होगा या 1 पे बैलेंस होगा। पहले चैट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए एक्टिविटी है कि मुझे उंगली कहाँ रखनी चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। 5 आंसर नहीं है, 4 कुछ बच्चों ने दिया, 4 भी आंसर नहीं है। कुछ बच्चों ने 3 लिखा है, 3 आपका आंसर नियर अबाउट सही है, परफेक्ट नहीं है। 2 भी लिखा कईयों ने, 2 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। जिन्होंने 1 लिखा है उनका भी गलत है। देखो जरा, मैं 2 पे उंगली रखता हूं, 2 पे, और ये हैमर जो है 2 पे जाके एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है। रीजन, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं, सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये 2 बॉडी सिस्टम है, इसमें वुड है, इसमें आयरन है। किसी भी सिस्टम का, सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारे मासेस प्रेजेंट हैं, वुड भी है, ग्लास भी है, आयरन भी है, इधर कुछ नेल्स भी लगी हुई हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ मासेस बोलते हैं इसको। चैप्टर का नाम भी यही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इन पे सभी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। यहाँ भी लग रही है, वुड पे भी लग रही है, वुड के सभी मॉलिक्यूल्स पे लग रही है। लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इसका सारा मास इस पॉइंट पे एक पॉइंट के फॉर्म में, यानी अगर ये पूरा का पूरा हैमर मान लो ये है 1 kg और ये है 0.5 kg, तो ये पूरा का पूरा मास 1.5 kg ऐसे लगता है कि जैसे पॉइंट नंबर 2 पे पड़ा हो। और ग्रेविटी की फोर्स भी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे ही लगती है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी लगेंगी ऑब्जेक्ट पे, वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती हैं। ऐसा लगता है कि सारी फोर्स यहीं लग रही है।
तो ग्रेविटी का फोर्स इस पॉइंट पे लगता है और वहीं पे मैं उंगली रख के इसको बैलेंस कर लेता हूँ और ये गिरता नहीं है। समझ आ गया सेंटर ऑफ मास क्या है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए तो अब शुरू करेंगे हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होता है। उसके पहले डेफिनेशन मैंने आपको बोली, लिख देता हूँ आपके लिए, नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में CM भी बोलते हैं, CM। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, या लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या मासेस, इज अ पॉइंट जो कि बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, वेयर होल मास, जैसे कि मैं हैमर का मास बता रहा था कि जो आयरन वाला पार्ट है वो 1 kg, वुड वाला पार्ट लेटर से 1/2 kg, तो इसका टोटल मास 1.5 kg। ये सारा का सारा मास लगता है कि एक खास पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। वेयर होल मास ऑफ द बॉडी appears to be concentrated as point mass and all external forces, बाहर से जितने भी फोर्स लगेंगे वो उसी पॉइंट पे लगता है हमें कि उस पॉइंट पे लग रहे हैं, appear to be acting at that point, appear to be acting at that point। चलो वीडियो को पॉज करके जरा ना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का, जैसे आपने ना छोटे होते हुए बेटा इसके साथ भी खेला होगा, ऐसा एक प्लास्टिक का पीस होता था, उस पे लिखा होता था हिट मी, याद आ गया होगा। इसको बेटा हम किक करते थे तो ये फिर से वापस आ जाता था, याद आया ना, किक करते थे फिर ये वापस आ जाता था। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगना है सेंटर ऑफ मास का। एक्चुअली जब फट जाता है, ये आपने देखा होगा, इसमें नीचे यहाँ पे काफी सारा हैवी मटेरियल भरा होता था बॉटम वाली साइड पे। उसी तरह जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना आपको वो जो बॉक्स था सिलेंड्रिकल, उसमें जब मैंने दाल फिल कर दी वो इतनी जगह में सेट हो गई, तो ये चलने का नाम नहीं ले रहा था, नीचे को नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इसका सारा मास जो है ना, ऊपर से तो खाली था बेटा, नीचे की तरफ मास ज्यादा था। जिधर ज्यादा मास होता है, अभी प्रूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ था। तो ये थोड़ा चलने में मुश्किल फील करेगा, क्योंकि अगर घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा। ये जो हैमर है ना, इसको मैं अगर इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इसकी पूरी कोशिश होती है कि ये घूम के यहीं पे वापस आ जाए, ताकि सेंटर ऑफ मास जितना लोएस्ट हो सकता है, लोएस्ट उतना रहे। तो अगर ये कैन घूमता ना, दाल ऊपर को चढ़ती, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाना था। तो वो ये नहीं चाहेगा कि सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाए, क्योंकि सारी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे फील होती हैं, लग रही हैं। जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट पे है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगी mgh। तो हर चीज चाहती है अभी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। पानी ऊपर से नीचे को इसलिए गिरता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए। उसी तरह बेटा ये बॉक्स के अंदर जो दाल है वो भी चाहती है सेंटर ऑफ मास बॉटम साइड में रहे। इसको भी अगर किक मारेंगे ना, हिट करेंगे, तो ये जब टेढ़ा होगा तो इसका भी सेंटर ऑफ मास, समझ गए ना, करके दिखाता हूं। अगर आपने इसको किक मारा, साइड को पुश कर दिया, तो ध्यान दो जरा, इसका ये मास ना बेटा ऊपर उठ गया। अब ये वाला सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ गई है, पहले कम थी सेंटर ऑफ मास की हाइट, अब ज्यादा हो गई है। तो ये भी नहीं चाहेगा कि सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़े, पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, तो ये वापस आएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो लोएस्ट हाइट पे
रहे। तो इन सभी के पीछे जो है ना मोशन जो है उसमें सेंटर ऑफ मास का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है, उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है। बाहर वाला केस बताऊं, जो बूमरैंग होता है बेटा, उसका सेंटर ऑफ मास समवेयर यहां पे लाई करता है, बॉडी के बाहर। सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता है। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके एग्जैक्टली सेंटर में है, क्योंकि सभी तरफ मास इसमें बराबर है ना। यहां पे तो मास बराबर नहीं थी, जब मैंने दाल डाल दी, पूरा फिल नहीं किया इसको, तो ये जो दाल है ना वो बॉटम बॉटम पे रहेगी, तो ज्यादा मास नीचे की तरफ था, तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे था। इसमें ऊपर से सारा खाली है, यहां ज्यादा भरा हुआ है, सेंटर ऑफ मास नीचे है। इसमें बेटा सभी जगह एक जैसा मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। तो जैसे मैं हैमर की बात कर रहा था ना, कि हैमर को जब मैं ऐसे छोड़ता हूं तो इसकी कोशिश होती है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो इसी तरह बेटा इस रिंग को अगर मैं यहां से छोड़ूंगा, अभी इसका सेंटर ऑफ मास हाइट पे है, अगर ये यहां पे आ जाए सेंटर ऑफ मास लोएस्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप बेटा जब मैं छोड़ता हूं यहीं आके रुकने की कोशिश करता है, ताकि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो, लोअर मोस्ट पॉइंट पे हो। पेंडुलम देखा हुआ आपने, पेंडुलम का सेंटर ऑफ मास उसके बॉब के सेंटर में होता है, तो वो भी अल्टीमेटली यहीं आके रुकता है। यानी हर चीज का सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने आप को लोएस्ट मेंटेन करने की कोशिश करता है। बच्चा बेड से गिर जाता है ना, छोटा बच्चा, हमें तो पता है कि बेड की बाउंड्री यहाँ तक है, छोटे बच्चे को पता नहीं होता, उसको लगता है कि शायद सारा का सारा प्लेन है, वो घूमता रहता है इधर कभी उधर कभी उधर। और सभी बच्चे आपने देखा है, चाचा के मामा के कोई ना कोई आपको पता होगा, गिर जाते हैं बेड से ना। खैर ज़्यादा चोटें लगनी उनके वो अलग बात है, मास नहीं उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है, कोई बात नहीं है। बट अगर बच्चा जैसे जैसे एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो समवेयर यहाँ पे है, समवेयर यहाँ पे। जो लोग जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, जैसे जैसे मान लो एक लड़की ने ना ड्यूरिंग जिम्नास्टिक्स अपनी बॉडी को बेटा ऐसे कर लिया, सपोज ये पैर है, ये टांगे हैं, अपनी बॉडी को पूरा फोल्ड करके, देखा होगा आपने, ऐसे वो एक्शन करती हैं कई बार, और यहाँ पे हाथ रखे होते हैं नीचे, देखा होगा सभी ने। तो ये अपनी बॉडी को हमेशा ऐसे बनाएगी, शेप को ऐसे रखेगी ताकि सेंटर ऑफ मास, अभी तो यहाँ पे आएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, वो एग्जैक्टली जो आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि हाथ जो है ना उसके बीच में से ग्रेविटी का फोर्स निकले तो ये नहीं गिरेगी। आप भी करते हो, हर रोज स्कूटर पे बैठते हो, आप अपनी बॉडी को थोड़ा यूं 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 करते रहते हो ना स्कूटर को चलाते टाइम, आप अपने सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करते हो ताकि स्कूटर गिरे ना। आपका प्लस स्कूटर का सेंटर ऑफ मास मिला के आप सेंटर ऑफ मास को सेट करते हो, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्या लिखा हमने, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अपीयर टू बी एक्टिंग एट दैट पॉइंट। तो भाई मेरे पे इस टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अगर मुझे नीचे से कोई चीज उठानी है ना, ऐसे नीचे से कोई चीज अगर उठानी है मुझे, सो व्हाट हैपन्स, जब मैं बेटा ऐसे कुछ उठाने लगता हूं ना तो ये पिछली टांग अपने आप ऊपर चली जाती है। डू यू एग्री? जब मैं कोई चीज नीचे से उठाने लगूंगा यहां से, तो ये टांग ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है। उसके पीछे रीजन वही है, सेंटर ऑफ मास। बेटा अब मेरा जो सिस्टम है ना पूरा बॉडी का, मास यानी कि वेट, वो जो है वो आ गया है अब एक ही पैर पे आ गया, एक पैर रह गया नीचे। या मुझे बता दो आप में से कोई बच्चा अगर डस्टर को या कोई चीज को ऐसे करके उठाता हो, मान जाऊंगा मैं कि ऐसे उठा के खड़े हो जाएंगे वापस आप, नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे है, ग्रेविटी की फोर्स इधर को लगेगी। जैसे इस पेन को अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ और इसको घूमने के अलाउ करूँ, तो ये पेन इधर को ही आएगा ना, क्योंकि फोर्स, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लगेगी, नीचे को लगेगी तो बेटा वो पेन को घुमाएगी नीचे की तरफ, तो ये बंदा भी नीचे की तरफ ही गिरेगा बेटा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता ये,
कि दोनों टांगे नीचे लगाई हुई हैं, नीचे को झुके, उठा लिया और ऐसे वापस आ गए। नहीं होगा ऐसे, इस तरह से नहीं हो सकता। या फिर ऐसे उठा सकते हो, अपनी पूरी ट्रंक को नीचे झुकाओ, अगर पॉसिबल है जिसके लिए। कई कर भी लेते हैं, कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे भी उठा सकते हो कि खड़े खड़े नीचे झुके और नीचे से उठा लिया। बट इतना झुकना जो है हर ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा तरीका क्या है कि हम अपने सेंटर ऑफ मास को उसी जगह रखने के लिए, ताकि जो वेट है ना हमारा, वो क्या हो, वो वेट वाला वेक्टर जहां पे हमारे पैर लगे हुए ना जमीन पे, उसके थ्रू क्रॉस हो, वहीं पे सपोर्ट मिल जाए हमें, तो एक टांग ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती है। दिस इज द रीजन हम भी अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं। वो हमने सीख लिया था बचपन में, जब हम कहते हैं ना बच्चा चलना सीख गया, चलना शुरू कर दिया उसने, यानी उस टाइम उसको अपना सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता लग गया कि मुझे कैसे सेट करना है, ताकि मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जो मेरे पैर है ना, वैसे दो पैर नीचे लगाते हैं हम, तो वो दो पैरों के बीच में जो स्क्वायर सा बन जाएगा, जैसे आजकल स्क्वायर बनाए हुए ना कोरोना वाले सर्कल से लगाए हुए हैं, हाँ, उसके अंदर अंदर मेरा ना वेट वाला वेक्टर जो है mg, वो सेंटर ऑफ मास में से निकलेगा और वो mg वेक्टर उस स्क्वायर के अंदर से क्रॉस करेगा, तो मैं स्टेबल हूँ, फिर नहीं गिरूंगा। समझ आ गया? जब बेटा एक रस्सी पे चलना होता है, चलते हैं ना, कहीं रस्सी पे चलते हैं, देखा होगा शुभ आपने कोई ना कोई। रस्सी पे चलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि रस्सी पे आप पैर रखोगे आगे पीछे ऐसे, बस, है ना। आपको जो वेट है वो रस्सी ने उसको वेट को सपोर्ट करना है, तो रस्सी बेटा बहुत पतली सी है, तो आप अपने सेंटर ऑफ मास को उतना एडजस्ट नहीं कर पाते कि आप उसको हमेशा रस्सी के ऊपर मेंटेन कर ले। जो कर लेगा वो चल भी पाएगा, वो चल पड़ता है, उनकी प्रैक्टिस हो गई है। या कोई एक डंडा से लेके चलता है, तो डंडे को थोड़ा सा इधर उधर करके हम अपना सेंटर ऑफ मास सेट करते हैं। तो सभी चीज़ों के पीछे बेटा मैंने 5 तो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दिए, 6th केस ये बता दिया, 7th केस में से आपको जिम्नास्ट का बता दिया, 8th केस मैंने आपको बता दिया कि जब हम खुद झुकते हैं तो क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अब पिक्चर तो बन जानी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हमारा ह्यूमन बॉडी का हर एक चीज़ का होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पे ही लगती है जितनी भी बाहर से फोर्स लगनी है। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस मैंने कपड़े डाले हुए हैं, टर्बन बांधी हुई है, कड़ा डाला हुआ है हाथ में, तो इन सभी को मिला के मेरा भी एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक। हाँ, स्कूटर पे ना लेडीज़ हमारी जो है इंडियन, वैसे तो ठीक बैठना शुरू हो गई हैं। पहले क्या करते थे, वो स्कूटर पे ना वो लेडी जो है वो दोनों टांगे एक साइड करके बैठ जाती थी, दोनों टांगे एक साइड। तो बेटा टांगे तो इस साइड हो गई, अब ट्रंक इधर आ गया, ट्रंक स्कूटर के सेंटर में है, टांगे जो है वो स्कूटर के साइड में है। तो स्कूटर जो है वो थोड़ा सा उसका सेंटर ऑफ मास जिधर टांगे है ना, यानी मैं अगर स्कूटर चलाऊंगा, पीछे एक लेडी बैठी है जिसने टांगे एक साइड को की हुई हैं, तो मैं अगर स्कूटर चलाऊंगा तो मुझे स्कूटर थोड़ा सा यूं करके चलाना पड़ेगा बेटा, गलत हो गया, ऐसे ऐसे इधर को चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितना मास उसने इधर को रखा ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड को, उतना मुझे स्कूटर को राइट को झुकाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली दोनों व्हील्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके बीच में आ जाए। तो वो डेंजरस काम है, दोनों टांगे एक साइड पे करके नहीं बैठना, चाहे लेडी हो चाहे लेडा हो, समझ गए? हाँ, जेंट्स हो, है ना, लेडीज जेंट्स कोई भी हो, दोनों टांगे एक साइड पे करके नहीं बैठना, राइट। क्रॉस करके बैठिए, उस केस में जो चलाने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तो वो गिराने का काम है। बाकी इंडियन जो सिस्टम है वो थोड़ा ऐसा ही है। वैसे तो ट्राउजर्स होना चाहिए, जीन्स होनी चाहिए, वो बेस्ट है, बट साड़ी भी डालते हैं, साड़ी वाला कैसे बैठेगा बेचारा, वो फिर दोनों टांगे एक साइड में करके बैठेगा। तो साड़ी जो है नो डाउट इंडियन ड्रेस है, अच्छी है जो भी है, बट वो बाइक के लिए गलत ड्रेस है। आपने देखा होगा ना एयरफोर्स वाले जो काम करते हैं, एयरफोर्स वाले जो प्लेन को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस में है, वो पूरा का पूरा जो ना सेट जो है, अब मुझे पता नहीं उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, चलो किसी बच्चे को पता है नाम तो साइड में लिखिए चैट बॉक्स में, उससे क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा ना एक ही सूट होता है बेटा, गर्ल्स का भी होता है एक पूरा का पूरा एक, मुझे उसका नाम नहीं पता, नाम जो है वो याद आएगा बाद में, चलो जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या बोलते हैं उसको। तो
ये पूरा का पूरा एक ही सूट इसलिए क्योंकि अगर बेटा शर्ट बाहर रह गई और प्लेन के किसी पुर्जे में किसी मूविंग पार्ट में फंस गई तो प्लेन तो खींच लेगा ना बंदे को अंदर, तो कोई लूज पार्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह बेटा जब स्कूटर पे चढ़ना है तो सेंटर ऑफ मास को सही से मेंटेन करने के लिए क्रॉस लेग करके बैठना है, वो वही बेस्ट ऑप्शन है। उस केस में आप सेफ हैं। हेलमेट भी लगाइए, वो भी जरूरी है। कोई पता नहीं है, स्कूटर अनबैलेंस बहुत जल्दी होता है। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम डेराइव करेंगे कि टू बॉडी सिस्टम का, क्योंकि अभी तक हम क्या करते रहे, हम वो डिस्कस करते रहे वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमने ट्रेन को पूरी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया और हमने अर्थ सन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिया है अभी तक। आज अब शुरू हो गया काम कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसका मास सारा कहाँ पड़ा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसका, वो लोकेट करना है नेक्स्ट डेरिवेशन में, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले वो निकालने जा रहे हैं। इसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज का टॉपिक जो है वो प्योरली सेंटर ऑफ मास पे रहेगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे जो पंगे पड़े, यानी कि दाल वाला डब्बा, वो जो मैंने आपको बर्ड दिखाया, वो ये सब जो हैं ये सेंटर ऑफ मास यानी कि कहाँ पे जाके बैलेंस होंगे, उसके लिए पोजीशन एक लोकेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले वीडियो पॉज करके ना ये नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन। अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो एक बॉडी के बाद आती हैं दो, है ना, वन के बाद टू आएगा, तो वो हम करेंगे टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। जैसे ये एक टू बॉडी सिस्टम है, एक मास इसमें आयरन है, एक इसमें वुड है। आयरन और वुड इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर टू बॉडी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर लेंगे आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक ही डेरिवेशन है, इसमें हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम। जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर जनरलाइज कर लेंगे फॉर 3 नंबर ऑफ मासेस, 4 मासेस, 5 मासेस, n मासेस। तो इसके लिए मुझे कंसीडर करने हैं दो मासेस m1 एंड m2। ये अपनी x एक्सिस y एक्सिस हो गई। दो मासेस m1 एंड m2, इनके पोजीशन वेक्टर्स, बेटा याद है ना पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी जहां से मैंने वेक्टर शुरू किए। जिनको कोई डाउट है नीचे लिंक दिया गया है, वेक्टर एडिशन वाला टॉपिक, जिसमें वो बात आ रही थी कि वेयर इज़ योर पापा। स्विमिंग पूल में थे ना काफ़ी सारे लोग, पापा बताने थे कहाँ पे है, तो बच्चे ने वो गलती कर दी थी, उसने बोला था माई पापा इज़ 7 मीटर अवे। तो वो 7 मीटर अवे पापा नंबर 1, 7 मीटर अवे पापा नंबर 2, 7 मीटर अवे पापा नंबर 3, 7 मीटर अवे पापा नंबर 4, 4 पापा हो गए थे, याद है ना आपको। तो क्या नहीं बताया था उसने, डायरेक्शन। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कितना दूर है 7 मीटर, 6 मीटर, और कितने एंगल पे है, डायरेक्शन। तो पोजीशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो m1 का पोजीशन है r1, उसको बेटा हम लिखेंगे वेक्टर r1। m2 का पोजीशन है r2। तो बाकी बेटा डिपेंड करता है कि आपका स्कूल का टीचर जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे थोड़ा लिख भी देना, कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2 लोकेटेड एट वेक्टर्स r1 एंड r2। लिख सकते हैं, इजी है, लिख देना आप साथ साथ में, कोई बात नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2 पोजीशनड एट वेक्टर्स r1 एंड r2। अच्छा, अब दो तरह के फोर्सेस लगेंगे बेटा। एक तो फोर्स जो हम लगाएंगे बाहर से, उसको तो एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक ही बॉडी है बेटा, ऐसे मान के चलो, ये पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, ऐसे मानो अब आप। तो इस पे कुछ फोर्स तो लगेगी बाहर से बेटा, उसको लिखूंगा मैं F एक्सटर्नल, या सिंपली F लिख लेते हैं, F वेक्टर डाल देते हैं। इस फोर्स का कुछ पार्ट m2 पे अप्लाई होगा, कुछ m1 पे अप्लाई होगा। जैसे मान लो ना, ये एक पेन है बेटा, इसको मैं इधर से किक कर दूं तो कुछ फोर्स जो है वाइट पार्ट पे भी लग जाएगा, बट ब्लैक भी तो चलेगा साथ में, तो कुछ फोर्स ब्लैक पे भी लग जाएगा। तो कुछ पार्ट फोर्स F का F1 लगा M1 पे, और कुछ पार्ट फोर्स F का लगा F2 M2 पे। नो डाउट F1 प्लस F2 का टोटल करेंगे तो F के इक्वल ही आएगा। मैं लिख देता हूं,
एफ वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ F1 एंड F2। बेटा वेक्टर सम है, जरा ध्यान रखना, पर खैर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, सीधे प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा एक फोर्स और नया आ जाएगा जो कि पहले हमने कभी नहीं लिखा। ये जो दो बॉडीज है ना बेटा, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, HCl, इसका भी सेंटर ऑफ मास होता है। इसमें क्लोरीन जो है उसका मास वही 35.5, रफली 36 ले लेते हैं। हाइड्रोजन का मास 1, तो एक मास जो है 36 kg का है, एक मास 1 kg का है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, दोनों जुड़े हुए कैसे हैं? यस, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लिखा हुआ था केमिस्ट्री में। क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट, है ना। तो ये दोनों मासेस हो सकता है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ये मैग्नेटिक पोल्स हैं या सिमिलर चार्जेस हैं तो ये रिपेल भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्रॉ कर दो अंदर को, वो भी चलेगा डेरिवेशन में, या फिर बाहर को ड्रॉ कर दो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। इनका मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं F12, मतलब फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू M2, उसको लिखना F12। इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में लिख दीजिए F21। वेरी नाइस, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको F21। चलिए ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको रब कर देते हैं। डायग्राम अपना पूरा हो गया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जिसमें भी दो ही मास हैं सिर्फ, क्योंकि दो से ज्यादा लेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम सिंपल दो मासेस से शुरू करते हैं। दो मासेस M1 M2 थे, जिससे वो सिस्टम बना हुआ है पूरा, जैसे हैमर बना हुआ है इन दो मासेस से। है तो इकट्ठे ही है सारा ना, पूरा का पूरा, इसको बोलते तो हैमर है ना। इसमें कुछ पार्ट आयरन का है, इसको M1 लिख लिया, कुछ पार्ट वुड का है, उसको M2 लिख लिया। हाँ अभी ये थोड़े से बड़े हैं, पॉइंट मास तो नहीं है, हम पॉइंट मास से शुरू कर रहे हैं। ओके, दो मासेस M1 M2 which constitute which make up a system, उन दोनों मासेस पे जो बाहर से फोर्स लगेगा F सिस्टम पे, F का कुछ पार्ट F1 लग गया M1 पे और कुछ पार्ट F2 लग गया M2 पे। ये दोनों फोर्सेस F के ही पार्ट्स हैं, यानी F1 F2 को टोटल करेंगे तो F आ जाएगा। ये जो लिखा हमने F12 एंड F21, दीज आर इंटरनल फोर्सेस जो अंदर से लगती हैं। अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। कुछ बुक्स में बेटा इधर को दिखाए हुए वेक्टर्स, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ में रिपल्शन दिखाया हुआ है, दोनों ठीक है। चलो अब मुझे लगाना है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास M1 को भी M2 को भी। पहले अलग अलग लगाऊंगा, बाद में सारा इकट्ठा कर दूंगा कि पूरा सिस्टम का मास M1 प्लस M2 है, तो उस पर जो फोर्स F लगाया उसका क्या इफेक्ट होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद करो, हमने लिखा था नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स मतलब सभी फोर्सेस जितनी भी लग रही हैं, उस फ्री बॉडी डायग्राम में किया था हमने एक, उस पार्ट पे सभी फोर्सेस का टोटल करो, उसको इक्वल टू M इंटू ए लिखो। ओके, अब याद करो हम एक्सेलरेशन को बेटा dv बाय dt भी लिखा करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखते थे, dx बाय dt। अब यहां पे पोजीशन जो है वो x ना होके हमने r1 r2 लिखा है, तो यहां पे मैं r लिख रहा हूं, लेकिन d बाय dt ऑफ, जब वेलोसिटी करूंगा, वेलोसिटी खुद से dr बाय dt है, तो दो बार d बाय dt आ गया, नहीं समझे, देखो d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद से जो है वो d बाय dt ऑफ पोजीशन है, तो बेटा दो बार d बाय dt आ गया ना, तो दो बार नहीं लिखते, उसको सीधा लिख देते हैं d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू फोर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखना, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अच्छा ये मैंने शॉर्टकट मार दिया, अब जरा ध्यान रखना, dv बाय dt इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ पोजीशन।
ओके, ये वाली इक्वेशन मुझे यूज करनी है दोनों मासेस m1 और m2 के लिए सेपरेटली। पहले अलग अलग दोनों के लिए लिखेंगे। तो m1 के लिए लिखा जाएगा इस इक्वेशन को, m1 पे फोर्स लग रहे हैं F1 वेक्टर प्लस F1 2 वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा राइट एंगल पे, जरूरी नहीं है कुछ और एंगल पे भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या एंगल है, बट जो भी रिजल्टेंट आएगा वो नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स होता है मास, लेकिन मास इसका था m1 और इसका पोजीशन वेक्टर था r1। ये मैंने फर्स्ट मास की इक्वेशन लिख दी। सेम वे फॉर m2 लिखेंगे। हाँ, कुछ बच्चों को क्वेश्चन है कि ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, बिल्कुल आती है। इस डेरिवेशन की रेटिंग है बेटा 4 स्टार, 5 स्टार नहीं है, जरूरी नहीं कि आएगी, न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा होते हैं, नो डाउट। चलिए m2 के लिए, m2 पे दो फोर्स है F2 वेक्टर एंड F21, F2 वेक्टर एंड F21, एक्शन रिएक्शन। इधर मास है m2 और इसके एक्सेलरेशन को लिखेंगे d² ऑफ r2। ये अपनी दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे फाइनल इक्वेशन भी ऐसी ही लेके आनी है, इसी तरह की, पर उसमें मैं लिखूंगा पूरा बॉडी इकट्ठा, पूरा बॉडी इकट्ठा, उस पर फोर्स लगा है F, ऐसे लिखने वाला हूं मैं एंड में, F फोर्स ऑन बॉडी जिसका मास है m1 प्लस m2 और d² ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा कुछ ऐसा बेटा, ये क्या था r पोजीशन, r1 पोजीशन वेक्टर, r2 पोजीशन वेक्टर। यहां पे आएगा कि ये पूरा मास m1 प्लस m2 जो है उसका पोजीशन कहां पे है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, वो समवेयर यहां पे आएगा, बीच में देखते हैं जहां भी आएगा। तो मैं यही इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, नेट फोर्स ऑन द होल बॉडी, पूरी बॉडी पे फोर्स F, पूरी बॉडी का मास m1 प्लस m2 इंटू d² ऑफ, वो पूरी बॉडी का मास कहां पड़ा है, पोजीशन, तो यहां पे पोजीशन आएगी। तो यहां पे ब्रैकेट में जो भी आएगा ना, जो भी आएगा वो पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा अब मुझे काम क्या करना, देखो पहली बात, मुझे दोनों मास इकट्ठे करने हैं, मुझे F1 और F2 ऐड करके F बनाना है। तो आप सोच सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, चैट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ऐड करो दोनों को, बहुत अच्छे। ऐड करने पे F1 F2 का टोटल तो आएगा बेटा F, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल होंगे, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब F1 का साइज और F21 का साइज तो सेम है, बट डायरेक्शन में वो उल्टे हैं। यानी ये सोचो कि +5 में -5 ऐड करना हो, क्या आएगा, 0। एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट, इधर m1 d² ऑफ r1 प्लस m2 d² ऑफ r2। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो अपनी सेट हो गई जो चाहिए था हमें। इनको ना मासिस को बेटा अंदर ले जाओ m1 m2 को, क्योंकि मुझे ना d² ऑफ समथिंग चाहिए यहां पे। तो m1 m2 को अंदर लेके जाओ, उससे क्या होगा देखो जरा। अच्छा अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, आपको याद है ना कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में हम बाहर निकाल देते थे, जब होता था ना d/dx ऑफ 5x², तो 5 को बाहर निकाल देते थे, d/dx ऑफ x² आ जाता था। तो अगर 5 बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है, मास अगर बाहर पड़ी है, कांस्टेंट है, अंदर भी जा सकती है। m1 r1 वेक्टर, इधर भी d² ऑफ m2 r2 वेक्टर। अब इसके बाद क्या करना है, d² दोनों कॉमन ले लेना, इधर बाहर, यहां वाला और यहां वाला कॉमन ले लो।
अब अपना रिजल्ट आने वाला है सिमिलर, थोड़ा सा फर्क रह गया बस। क्या इशू रह गया, d² है, फोर्स है, अंदर कुछ लिखना है वो भी आ रहा है, लेकिन आगे एक चीज मिसिंग रह गई है। आगे हमें लिखना था मास ऑफ द बॉडी, बॉडी मतलब सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ अ सिस्टम इज m1 प्लस m2। तो इसको आप क्या करिए, m1 प्लस m2 आगे लेके आना है मुझे, तो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और यहां पे डिवाइड भी कर दो बेटा। वैसे m1 प्लस m2 ऊपर, m1 प्लस m2 नीचे, बट हमें ऊपर नहीं थोड़ी चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए ना। तो ये वाला अंदर ले जाओ, बीइंग कांस्टेंट अंदर जा सकता है। तो अंदर आएगा आपके पास m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आ गया, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू d² ऑफ पोजीशन। कि ये सारा मास कहां पड़ा है, वो सारा मास जहां पड़ा है उसी को तो बेटा सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं आर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यही फॉर्मूला जो है ना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यही है अपना मेन रिजल्ट। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1r1 प्लस m2r2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब बच्चों को ये भी डाउट हो रहा होगा कि ये सर ने तो खतरनाक सी इक्वेशन लिख दी, ये पोजीशन किधर से हुई। पोजीशन है ये, चेक कराता हूं बेटा। मास का यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिवाइड बाय किलोग्राम प्लस किलोग्राम। केजी आया, केजी मीटर में केजी मीटर ऐड करेंगे, आंसर इज केजी मीटर। उसको केजी से डिवाइड करेंगे, केजी से केजी कैंसिल, आंसर क्या आया, मीटर। मीटर यानी डिस्टेंस। ये पोजीशन ही है, बस ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 का कहां पे लाई करता है। वेरी सिंपल, m1 प्लस m2 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, उसको निकालने का फॉर्मूला बेटा ये है। अब ये एक्स्ट्रा में रब कर देता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। अब एक बार डेरिवेशन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, सारा समझ आना बहुत जरूरी है। समझ आ गया तो समझो याद भी हो गया। हमने शुरू किया टू बॉडी सिस्टम के साथ, जो कि इजीएस्ट था, सबसे आसान यही है। ये दो मासेस m1 m2 पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 पे पड़ी थी, उनके लिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना था। बाहर से फोर्स लगा था F, जिसका कुछ पार्ट F1 m1 पे लग गया, कुछ पार्ट F2 m2 पे लग गया। इसके अलावा ये दोनों मासेस आपस में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी हो सकती है इनकी। उन फोर्सेस को हमने लिख दिया एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो F12 बाहर को आएगा, F21 बाहर को आएगा, लेकिन ये दोनों होंगे इक्वल एंड अपोजिट, और इन दोनों फोर्सेस का सम F1 F2 का होगा F। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहले m1 को लगाया फिर m2 को लगाया। नेट फोर्स लिखना था लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे दो फोर्सेस F1 F2 का सम, इस पे दो फोर्सेस F2 और F21 का सम, इक्वल टू रिस्पेक्टिव मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अगला स्टेप था, इनको हमने ऐड करना था। ऐड करने पे एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट, F1 F2 को ऐड करेंगे तो F आ जाएगा। इधर बेटा दोनों टर्म्स पहले डायरेक्टली लिख दी, फिर मासेस को अंदर ले गए और d² को कॉमन बाहर निकाल दिया। बाहर निकला, अगला काम था हमें एंड में ना ऐसा रिजल्ट लेके आना था जिसमें बाहर मास लिखा हो, अंदर d² ऑफ समथिंग हो। तो मास यहाँ पे नहीं थी, और मास हम लिख रहे सारे सिस्टम की। तो m1 प्लस m2 से किया मल्टीप्लाई, उसी से किया डिवाइड, लेकिन जो डिवाइड वाला पार्ट है ना उसको अंदर ले गए, क्योंकि यहाँ पे ओनली मास चाहिए था ना, m1 प्लस m2 वो लिखा। अब इसके बाद बेटा वेरी सिंपल, आपने पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का लिख देना यहाँ पे, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। अब फॉर्मूला याद रखना, ये है सिर्फ दो मासेस के लिए, ज्यादा मासेस होंगी कोई बात नहीं है, फिर थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, फिर m1 r1 m2 r2 चलते जाइए जब तक खत्म नहीं होता, फिर mn rn डिवाइड बाय फिर से सभी मासेस का टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, ऐसे कर लीजिए।
मतलब 2 मासेस के लिए यही रिजल्ट है। ज़्यादा मासेस हो तो फिर M2R3 M4R4 ऐड करते जाइए, जितने मर्जी करते जाइए। अब फॉर्मूला आपके पास आ गया, अब कोई भी सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं। चलो अभी वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी कराता हूँ, बाकी फिर उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बाकी न्यूमेरिकल्स वहाँ से करेंगे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर अब करने जा रहा हूँ मैं। चलिए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है पहले छोटा सा, और आपको मैं ये भी चेक कराऊंगा अभी कि जो सेंटर ऑफ मास है ना एक 2 बॉडी सिस्टम का, वो उस तरफ को होता है जिधर को एक हैवियर मास होता है। जिस तरफ ज़्यादा मास होगा उधर को सेंटर ऑफ मास होगा। तो अपने पास मान लो एक मास है बेटा 5 kg, और इधर एक मास है ओनली 1 kg। इनमें डिस्टेंस है 1.2 मीटर, डिस्टेंस 1.2 मीटर। अब पूछेंगे इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए सिस्टम का कहाँ पे है। 2 तरीके हैं, या तो बेटा यहाँ पे ओरिजिन ले लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1.20, एम आई राइट, 1.20, इसका ओरिजिन पे 0 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम वही, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे R1 R2 की जगह पे x1 x2 डालने हैं। देखो कैसे कर रहा हूं, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 है अपना 5 kg, उसका x कोऑर्डिनेट था 0, x कोऑर्डिनेट 0, 5 इंटू 0। दूसरा मास है अपना 1 kg, 1 इंटू 1.2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे क्या करेगा, M1 यानी 5, M2 यानी 1। तो आंसर आया, ये तो 0 हो गया ना, 1.2/6, ये आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर। यानी यहां से 0.2 मीटर पे ना सेंटर ऑफ मास है, 0.2 मीटर पे ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा अगर ये 0.2 है तो इधर कितना हुआ बेटा, ये 1 मीटर होगा, तभी बनेगा ना 1.2। 1.2 में से 0.2 इधर रह गया, 1 मीटर इधर आएगा। तो आपने देखा सेंटर ऑफ मास एक 2 बॉडी सिस्टम का जो मास हैवी है ना उस तरफ को रहता है। इसीलिए हैमर जब हमने बैलेंस किया, हैमर में बेटा ये वाला मास बड़ा था, 5 kg की जगह पे ये मास बड़ा था। वुड हल्की थी, इसलिए आपने नोटिस किया सेंटर ऑफ मास जो है वो 0.2 पे था, है ना। 0.2 पे मैंने बैलेंस करके दिखाया था आपको, 0.2 पे बैलेंस। समझ आ गया। तो रीजन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 बॉडी सिस्टम लाइज टूवर्ड्स द हैवियर पार्ट, वो अपने आप हैवी वाले साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको वो भी बता देता हूं बेटा, एक मैंने आपको खड़ा करके दिखाया शुरू में, पहले तो हुआ नहीं एक्सपेरिमेंट वो, क्योंकि मैंने नीचे पोटैटो काफ़ी बड़ा लगा दिया था। फिर बड़ा पोटैटो हमने हटा दिया, बड़े वाला हटा दिया, मुंडी छोटी कर दी। इसका जो मेनली मास है ना बेटा, ऐसे किया, अभी हमने बॉक्स पे रखा हुआ था ना, तो ये खड़ा क्यों रहा, एक टांग पे भी खड़ा रहा सिर्फ। बेटा पेन को खड़ा करना मुश्किल होता है, गिर जाता है, लेकिन ये एक टांग पे भी खड़ा हो गया। रीजन बीइंग, इसमें ना मैंने जो बड़े बड़े पोटैटो यहाँ पे लगाए हुए थे ना, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया बेटा, यहाँ पे सामने इधर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा अपनी पोजीशन को लोएस्ट रखने की कोशिश करता है। तो अगर ये उल्टेगा इधर को ना, सेंटर ऑफ मास बेटा ऊपर की ओर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास नीचे रहना चाहिए एज लो एज पॉसिबल, इसलिए अपने आप ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर मैंने बर्ड दिखाया, बर्ड के अंदर भी 2 बड़े बड़े मास हमने अरेंज किए हुए हैं, जो दिखाया था मैंने आयरन के निकाल के। वो बर्ड के बड़े बड़े मास जो हैं वो निकाल दें अगर, तो वो बैलेंस नहीं होता बेटा। तो वो जो 2 बड़े मास रखे हुए हैं उससे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम उसकी बर्ड की ना बीक पे शिफ्ट कर पाते हैं, और वो बीक पे फिर सेंटर ऑफ मास है, वहीं पे उंगली लगाओ,
वहीं पे फोर्स लगाओ, बैलेंस कर लो। जहाँ सेंटर ऑफ मास है आप ग्रेविटी की फोर्स वहाँ लगनी है, हमने लिखा ना अभी, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अपीयर टू बी एक्टिंग एट दैट पॉइंट, राइट, ऐसे लिखा ना। तो इस पे जो सारा फोर्स है ग्रेविटी का वो लग रहा है कि पॉइंट नंबर 2 पे लगता है, तो आप 2 पे उंगली लगाइए और हैमर बैलेंस, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बाकी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा, जिधर ज्यादा मास है उस तरफ को रहेगा, तो समवेयर यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। हमने एक बर्ड को भी डिस्कस कर लिया जिसमें यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ आयरन के पीसेस रखे गए हैं ताकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे की तरफ को आ जाए, यानी कि बीक के पास पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने आपको ये जो टॉय आपने यूज किया बचपन में वो भी डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसका जो बेस है ना यहाँ पे थोड़ा मास यहाँ पे ज्यादा रखा जाता है ताकि अपने आप सेंटर ऑफ मास के कारण वापस आए। तो जितनी मर्जी बार हिट करिए इसको, ये हमेशा वापस आके वहीं पे खड़ा हो जाता है। इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं। आप एक बॉटल को एक इस तरह के ना सी शेप के वुडन स्टैंड में डाल सकते हैं, तो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास बनेगा सिस्टम का, ये बॉटल अपने आप वहां पे जाके रुक जाएगी। यानी थोड़ा सा अमेजिंग लगता है कि ऐसे कैसे खड़ा किया हुआ है। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज टू डिस्कस सेंटर ऑफ मास, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें शुरू करने हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होने हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया 5 kg 1 kg मास वाला। अब आगे शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले फॉर्मूले क्या है? तो फॉर्मूला मेन तो हमने डिराइव किया था कि अगर m1 m2 m3 मासेस हैं जिनकी पोजीशंस हैं r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन, और नीचे सभी मासेस का टोटल। तो टोटल को बेटा फिजिक्स में मैथ्स में ना समेशन से भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा एम आई आर आई डिवाइड बाय सिग्मा एम आई। मान लो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो जहां जहां r लिखा था ना वहां पे x डाल दीजिए तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जहां जहां r1 r2 डले हुए हैं अगर y डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट, z डाल देंगे तो z कोऑर्डिनेट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, शॉर्ट में आप नोट डाउन कर लीजिए इसको बस। तो मेन तो फॉर्मूला आपका यही है, क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। बाकी देख लेना जरूरत पड़ी एक्स वाई जेड की तो फिर एक्स में चेंज कर देना इसको। हाँ एक फॉर्मूला और बेटा एडअप कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसी का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं डी बाई डी टी कर दूं, तो वो डी बाई डी टी में बेटा ये तो रहेगा कांस्टेंट, इसने बाहर निकल आना है। वो डी बाई डी टी यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो डी बाई डी टी ऑफ r1 इज v1, डी बाई डी टी ऑफ r2 इज v2। तो वो डी बाई डी टी न्यूमरेटर में ही लगेगा बेटा, डिनोमिनेटर बीइंग कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। तो वो जो डी आर बाई डी टी थे उनको आप v's में चेंज कर दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 v1। बस यहाँ पे पोजीशन थे, पोजीशन का भी सेम रिलेशन है। वेलोसिटीज है तो यहाँ पे v1 v2 v3 डाल दीजिए, वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला है। चलिए एक बार जरा रिलेशन ये वाला एडअप कर दीजिए, ये तो आप नोट कर चुके पहले। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हैमर में जो मेटल वाला पार्ट है, आयरन वाला पार्ट, उसका मास ज्यादा है और सेंटर ऑफ मास जिधर ज्यादा मास होता है उस तरफ को रहता है। तो जैसे अभी हमने बैलेंस करके देखा, समवेयर यहाँ पे बैलेंस हुआ था, तो क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये जो ब्लैक पॉइंट मार्क किया है यहाँ पे है, जिधर ज्यादा मास होगी। उसी तरह से बेटा जो एक कोन है, कोन को अगर हम इधर को देखें तो यहाँ पे थोड़ा मास था, फिर ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, फिर और ज्यादा था, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मास जो है वो बेस की साइड पे है, तो ऑब्वियस है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो नहीं आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स बेस आएगा। तो अगर इसकी हाइट है h, रेडियस जो मर्जी हो, हाइट अगर h है, तो फिर सेंटर ऑफ मास थोड़ा बॉटम साइड में रहेगा, बेस वाली साइड पे। तो वैसे तो डेरिवेशन है इसकी, इंटीग्रेशन के थ्रू निकलता है, पर आपने इतने लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ याद रखना है कि कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से
हाइट, टोटल हाइट जो है ना इसकी h, उसका बाय 4 होता है। h बाय 4 हाइट याद करना है आपको ये रिजल्ट। डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन ना तो पेपर में आनी है ना कहीं यूज होनी है, तो सिर्फ उसका पोजीशनिंग याद कर लो। बॉटम से ये h बाय 4 हाइट पे है, तो टॉप से कितने डेप्थ पे होगा, फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। टॉप से कितनी डेप्थ पे होगा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर 3h बाय 4 लिखा है उनका आंसर सही है, करेक्ट। और अच्छा ये मैं क्यों बता रहा था आपको सारा कुछ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है जेईई मेंस 2015 में। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स समझते हैं ना, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट से कितना नीचे को है। अगर इसका रेडियस है r और हाइट है h, तो अगर वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है वो z0 है, तो z0 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने वो तो निकाल ली, 3h बाय 4 आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 61। जिनके पास बुकलेट है, अदरवाइज क्वेश्चन भी नोट कर लो, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा, एक चाइल्ड जो है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आना एक ही नंबर का है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड v on a smooth horizontal floor. If child gets up and runs about on the trolley in any manner, यानी सिंपल सी बात करें कि ट्रॉली जो है उस चल रही थी पहले से, उसके ऊपर एक बच्चा भी था, तो वो बच्चा जो है वो उठ के खड़ा होकर ना इधर उधर भागना शुरू कर दिया उसने ट्रॉली पे। क्वेश्चन है कि जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है उसको क्या होगा। सेंटर ऑफ मास मतलब ट्रॉली और बच्चे का जो सेंटर ऑफ मास है ना टुगेदर, उसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये निकालना है। ओके, सो अब करना क्या है बेटा, आपको आपको करना ये है कि आपको एक पॉइंट याद करना है, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए भी अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ मास के लिए भी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही था ना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस a given body either maintains its position of rest or remains in uniform motion, दोनों में से एक केस हो सकता है। तो यहाँ पे भी ट्रॉली जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बच्चा अगर दौड़ा ट्रॉली के ऊपर, वो जो बच्चे में और ट्रॉली में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया उसमें देखा ना आपने, F12 और F21 आपस में कैंसल आउट हो गया। इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्क्राइब नहीं करती, तो आंसर आपका होगा नो चेंज, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे का जो मोशन था ट्रॉली के ऊपर वो इंटरनल फोर्सेस के कारण था। बच्चा जो है ना ट्रॉली के सरफेस को पीछे को पुश करेगा तो वो आगे को दौड़ेगा, तो जो फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन बना वो तो ट्रॉली और बच्चे का आपस में इंटरेक्शन था। तो इंटरनल फोर्सेस जो हैं उसके कारण सेंटर ऑफ मास का मोशन इफेक्ट नहीं होता, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, इसलिए आपने आंसर लिखना है नो चेंज। ये क्वेश्चन एक बार जो है ना, मुझे अब ध्यान नहीं है जेईई में या एआईपीएमटी में भी आ चुका है, यानी सेंटर ऑफ मास पे कोई असर नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता। इंटरनल फोर्सेस हैव नो इफेक्ट। सो आंसर याद कर लीजिए, सिंपल है, नो चेंज, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आपको रीजनिंग देनी है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही अप्लाई होना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो है ये 36 नंबर आपकी बुकलेट से ही है, एआईपीएमटी 2009 में आ चुका है, आपके स्कूल में भी आता रहता है ऐसा क्वेश्चन, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg 3 kg, हमने टू बॉडी सिस्टम का तो निकाला सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, हमें टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक मास 1 kg है, एक 3 kg है, पोजीशंस गिवन है। पोजीशन आपको याद है ना, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को थ्री डिमेंशनल स्पेस में समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप लिखना पड़ता है। दोनों के पोजीशंस 1 kg और 3 kg के गिवन है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। तो स्टेट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आरसीएम वाला जो अभी हमने ड्राइव किया,
m1 r1 m2 r2 और m1 प्लस m2। तो मासेस तो 1 kg और 3 kg है, नीचे तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, ऊपर 1 इंटू r1 ये पूरा लिखा जाएगा, फिर 3 इंटू r2 ये पूरा लिखा जाएगा। साइन का ध्यान रखना, आगे माइनस लगा हुआ है 3 के आगे। चलिए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो सेम ही आ जाएगा ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये ब्रैकेट खोल लेना, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, ये -9 -6 और यहाँ पे +3। अब i वाला i में ऐड कर लो, j वाला j में और k वाला k में, कर लोगे आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -9 + 1 -8, -6 + 2 -4, +3 + 1 +4। अच्छा, नीचे 3 + 1 तो 4 ही आएगा, इसको 4 से डिवाइड करना तो मुश्किल नहीं है। तो 2 इधर 1 इधर 1 और आंसर आ गया, वेरी सिंपल। -2y कैप -j कैप + k कैप, 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो सिंपल करना है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइड बाय टोटल ऑफ मासेस। इतना करना, बाकी कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो बेटा फॉर्मूला बताएगी, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपके ऊपर है, कितना जल्दी कर पाते हैं और कितना एक्यूरेटली कर पाते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, जेई 2020 में आ चुका है बेटा, जैन में अभी इसी साल, कोरोना ईयर। 3 point particles of mass is 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg are placed at the corners of a right angle triangles of sides 4 cm, 3 cm, 5 cm as shown। फिगर क्वेश्चन में गिवन था और आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे लोकेटेड है। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने अभी जो ना 5 kg और 1 kg वाला क्वेश्चन किया था, उसे मैंने एक ओरिजिन चूज किया था। तो यहाँ भी ऐसा करते हैं हम, इस लाइन को बेटा ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर आपको ना 1 kg मास, 1.5 kg, 2.5 kg, इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो इसको हम लेंगे ओरिजिन, इधर को आपकी आ गई एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ को आ गई वाई एक्सिस। अब आप जरा बताना शुरू करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे 1 kg के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, 1 kg के कोऑर्डिनेट्स, हाँ चैट बॉक्स में लिखते जाइए साथ साथ में, 0 0, वेरी नाइस। अब बताइए 1.5 kg के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1.5 kg के कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सही लिखा, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक है, 3 0, बिल्कुल करेक्ट। चलो, अब 2.5 kg के कोऑर्डिनेट्स बोलिए। यस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वर्टिकली 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो 0 4, वेरी गुड, वेरी नाइस। बस अब करना कुछ नहीं है, हमने अभी भी फॉर्मूला लिखा, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो m1 r1 की जगह पे m1 x1 कर दीजिए। तो देखो 1 इंटू 0 m1 x1, m2 1.5, x2 3, m3 2.5 इंटू x3 0। तो m1 1, x1 0, m2 is 1.5, m3 is 2.5, m2 का कोऑर्डिनेट था बेटा, x कोऑर्डिनेट 3 था, इसका बेटा 0 था। डिवाइड बाय सभी मासेस का टोटल, ठीक है, वो तो आपका 4 नीचे बन जाएगा +1 5। बाकी सॉल्व कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ओके, अच्छा ऐसा करिए, मैं ना यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपको, आप ना y सेंटर ऑफ मास YCM अपने आप जरा करके देखिए। फॉर्मूला YCM इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय टोटल मासेस। जरा आपने सॉल्व करिए और बताइए बेटा चैट बॉक्स में क्या आंसर आता है। वीडियो को पॉज कर लो, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके चैट बॉक्स में लिखिए जो लाइव देख रहे हैं कि YCM कितना आया। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, ठीक है, आ गया बच्चों का सही आंसर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, जिनको नहीं पता चला बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया है। m1 m2 m3 तो वही आएंगे पहले वाले। y कोऑर्डिनेट 1 का था 0, 1.5 का भी था 0 और 2.5 का था 4, है ना। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब आप अपने आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको आंसर पता चली गया। 1 kg के कंपैरिजन में सेंटर ऑफ मास जो है
यहाँ 1 kg मास लिखा ना सभी जगह, 1 kg के कंपैरिजन में सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन आपको यहीं पे लेना था, सेंटर ऑफ मास जो है राइट को यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा 0.9 सेंटीमीटर अवे और वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा 2 सेंटीमीटर अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो वो ड्रिंकिंग डक था वो कैसे चलता है, उसके बाद इस आज वाले टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो मैंने वीडियो के बीच में बोला आपको बार बार कि ये सारे फिनोमिनन जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किए, दिखाए आपको, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से होता है। तो अब लास्ट जो टॉपिक बचा वो था कि वो जो ड्रिंकिंग डक है ना वो कैसे काम करता है। तो उसके ऊपर जो पोर्शन है वो एक ना कपड़े से ढका हुआ है बेटा, ऊपर का पोर्शन कपड़ा है। तो कपड़ा जो गीला हो जाएगा, गीला होने पे आप भी जानते हैं ना गर्मी का मौसम है बेटा, हम चाहते हैं कि नहाने के बाद ना फटाफट वॉशरूम में से निकल के पंखे के नीचे आ जाए, क्योंकि जो गर्मी आई हुई पसीना आया हुआ वो इवेपोरेट होगा तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। उसी तरह से इसका ये जो पानी है जब इवेपोरेट होता है ना तो उससे इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। नीचे यहाँ पे ना एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब में एक वॉलेटाइल लिक्विड बना हुआ है, तो पानी नहीं है बेसिकली अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो इजीली इवेपोरेट हो जाए वो डालना होता है। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो लेट्स से है एक्स और यहाँ का प्रेशर भी एक्स है, लेकिन जैसे जैसे ये वॉल्यूम ठंडा होगा, ठंडा होने से जानते हैं आप केमिस्ट्री में प्रेशर टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, ठंडा होगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। तो जिधर प्रेशर लो होता है लिक्विड उधर चढ़ता है, हाई प्रेशर से लो की तरफ, तो ये लिक्विड ऊपर को राइज करना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ से लिक्विड खत्म होते 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 इधर बेटा फिल होना शुरू हो जाता है। तो पहले क्या था कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास पानी पीछे की तरफ था, इस तरफ था, तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास भी लगनी है। तो अगर मैं इस पेन को यहां से पकड़ता हूं, सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो ग्रेविटी का फोर्स यहां पे लगेगा, तो ये डक ऐसे रहेगा, पहले मुंह इसका ऊपर था, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, यानी मास इधर से उधर शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ हो जाएगा। तो धीरे 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 क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और आगे और आगे और आगे और अल्टीमेटली इधर पहुंच जाता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां लगती है। तो वेरी ऑब्वियस, अगर जो घूमने वाला पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम है, तो सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा तो इधर को आएगा, अगर इधर लाई करेगा तो इधर को आएगा। तो वो पानी का जो जो इसका अल्कोहल का मूवमेंट है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, वही इसको बार बार ऐसे ऐसे चलाता रहता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। ये टॉय जो है ना आप अमेजोन वगैरह से ना ऑर्डर कर सकते हैं, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपीज़ से लेके 200 तक है। कोई सेल नहीं डालना है इसमें, बड़े प्यार से चलता रहता है। आजकल वाले मौसम में नहीं चलेगा, इसीलिए मुझे पंखा चलाना पड़ा, क्योंकि आज वैसे ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिश होकर हटी है, तो ज़्यादा मॉइस्चर में पानी उड़ ही नहीं पाएगा तो ठंडा नहीं होगा। ये गर्मियों में तो बहुत अच्छा चलता है, सर्दी में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। बस पानी डालते रहना, इसके आगे जो ग्लास मिलता है साथ में उसमें पानी डालते रहना, बट वाटर यूज़ करना डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो बारिश का पानी है वही चलेगा, वही सबसे बढ़िया है। क्यों है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों यूज़ करना है, ये आपके सोचने के लिए क्वेश्चन है। चलिए आज का बेटा जो टॉपिक है वो इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप जानते हैं क्या करना है, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है, फिर यूँ कर दीजिए, मुझे लगता नहीं कि अच्छा नहीं लगा होगा। चलिए, आपके जो लाइक्स हैं ना, आपके जो कमेंट्स हैं, वो टीचर के लिए थोड़ा सा बूस्ट होते हैं, थोड़ा सा और काम करने का मन करता है, तो थोड़ा सा और अच्छा करके दें बच्चों को, तो टीचर के लिए बूस्ट होता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगता है यू कैन डू। लेक्चर दूसरों के काम का है, शेयर भी कर दीजिए। लेक्चर अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।